बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है कोशिश करेंगे कि हम इसको एक वन शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट कवर करें। ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है उसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं, टोटल आपके पास 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 12। इसमें पहला जो चैप्टर है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकंड आपके पास जो चैप्टर है वो आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। थर्ड चैप्टर आपके पास है वेक्टर्स। फोर्थ चैप्टर आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। 5 आपके पास है मिसलेनियस सीरीज। छठा आपके पास है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सातवां आपके पास है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। आठवां आपके पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। नौवां आपके पास है ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और 11वां जो है 11वां आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री है। फिर ग्राफ्स हैं। इसमें जो हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे हमारे एमसीक्यूज याद आएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे, वेक्टर्स से भी आएंगे, डिटर्मिनेंट से भी आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी इनसे आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारे जो है ग्राफ्स जो है उसमें भी से कुछ आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मोहम्मद the reading proof tagada tayyeli virusa coach so inake so की विरुद्ध भाषा। अच्छा, द शपथ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका होता है रियल पार्ट और एक इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। एक रियल पार्ट है, एक आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। अब सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो हमारे पास इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1 का स्क्वायर ये बराबर होता है 1 के, अगर मैं लिखूँ -1 का स्क्वायर ये भी बराबर होता है 1 के, फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 का स्क्वायर ये बराबर होता है 4 के, अगर मैं लिखूँ -2 का स्क्वायर ये भी बराबर होता है 4 के। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखें, -1 का आंसर और +1 का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो अब ये जो है ये एक प्रॉब्लम आ गई कि -1 और 1 जो है उसके आंसर्स आपके पास क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो ये जो -1 है इसको एक नए टर्म में एक्सप्लेन किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया कि इसको अयोटा नाम दिया गया कि जहाँ पे भी आपके पास -1 अंडर रूट होगा उसको हम क्या कहेंगे? अयोटा। अयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपके पास -1 का स्क्वेयर सॉरी -1 अंडर रूट अगर हो तो वो आपके पास अयोटा है। ठीक है, अब अगर आपके पास अयोटा स्क्वेयर आ जाए तो आपके पास बराबर होगा किसके? 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा नंबर होगा कि उसमें अयोटा भी हो 2 + 3 अयोटा, तो इसमें जिसके पास 2 है वो आपके पास रियल पार्ट है
और जिसके पास आपके पास आयोटा है वो आपके पास इमेजनरी पार्ट है। देखिए 2 आपके पास रियल पार्ट है, 3 आयोटा आपके पास क्या है, इमेजनरी पार्ट है। अब अगर इस आपके पास इस तरह का नंबर हो 0 प्लस ए आयोटा, तो ये आपके पास जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। या प्योरली इमेजनरी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह होगा कि 0 प्लस 0 आयोटा हो, लेकिन अगर इस तरह हो कि 0 प्लस ए आयोटा तो ये आपके पास प्योर इमेजनरी नंबर है। अगर इस तरह हो कि ए प्लस 0 तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, प्योर रियल नंबर है। अब इसमें आप मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस का मेरा मकसद क्या है, देखें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा एडिशन कर सकते हैं। a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन डिवीज़न जो है उसमें आपके पास चीज़ें थोड़ी अलग हैं। a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आयोटा। अब इसमें आप कंजुगेट लोगे जब डिवीज़न करोगे, किस तरह कि c माइनस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। यहाँ पे जो निशान है उसका उल्टा यहाँ पे लोगे, सेम वैल्यू का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इसमें एक टर्म कंजुगेट का है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि आप z, अगर आपके पास z बराबर है x प्लस वाई आयोटा के, आप सिंपल z के ऊपर क्या ले लो, बार ले लो, तो x माइनस वाई आयोटा बन जाएगा, ठीक है। बार का मतलब ये आपको क्या कर लेगा, y कर लेगा, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है और उसका नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, देखें। अगर आपके पास है z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, तो सिंपल सी बात है, जब आप इसका एब्सोल्यूट लोगे, z को आप बंद करोगे इस तरह एब्सोल्यूट में, और वो आपके पास बराबर होगा x स्क्वायर प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू z स्क्वायर। जब आप इस कंजुगेट को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा z, यहाँ पे अंडर रूट लोगे, यहाँ पे अगर आप अंडर रूट लोगे इसका अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर की बजाय यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये अगर आप आयोटा स्क्वायर लिखोगे ना तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, और माइनस वाई का स्क्वायर अगर आप लोगे तो ये आपके पास प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें आप क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास है z1 प्लस z2 प्लस z3, ये बराबर है z1 प्लस z2 प्लस z3 के, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अगर इस तरह है कि z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z इज इक्वल टू z, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर इस तरह है माइनस z
प्लस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस जेड, ये बराबर होगा किसके, जीरो के। तो ये एडिटिव इनवर्स है। कम्यूटेटिव लॉ किस तरह है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, ये कम्यूटेटिव लॉ है। इसमें z जो है ये बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अभी आपको कहा कि जिसमें एक पार्ट आपके पास रियल होता है और दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास इमेजिनरी होता है। मोहम्मद Demora butalho barna daka talaga. Redigay safa wabona ha. अब रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अगर आपके पास है z, आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है तो सिंपल उसको कर लो 1 डिवाइडेड बाय z। अगर मैं आपको कहूं कि z आपके पास बराबर है a प्लस बी आयोटा के, इसका रेसिप्रोकल लो, तो रेसिप्रोकल किस तरह लोगे आप, सिंपल इसको इस तरह करोगे 1 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी आयोटा। ठीक है। अब अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का डायग्राम जो है वो ड्रा करना है, इससे आपके पास एक एमसीक्यूज टेस्ट में आया अभी तक। ठीक है, वो एमसीक्यूज ये था, देखिए जब हम इसका ग्राफ लेंगे ना, आपके पास फर्ज करें आपको किसी ने दिया है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो आप ये पॉइंट P है P इंटू एक्स वाई। अब याद रखें इसमें जो रियल पार्ट है वो आप x पे लोगे और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है y आयोटा जो है वो आप किस एक्सिस पे लोगे, y एक्सिस पे लोगे। ठीक है, तो अब इनसे जो प्लेन बनता है इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको हम आर्गेंड्स प्लेन कहते हैं, या गाशियन प्लेन कहते हैं, या सी प्लेन कहते हैं, या जेड प्लेन कहते हैं। और इसमें जो एक्स एक्सिस है इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और इसमें जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास एक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में है कि पी जेड प्लस क्यों डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कौन है, इसमें आपके पास z है और w है जो कि अननोन है। अगर इसमें r आपके पास जीरो हो तो होमोजीनियस है, r आपके पास नॉन जीरो हो तो आपके पास नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, पहला जो मतलब सर यही एमसीक्यूज था ना कि इसमें जो y एक्सिस है उसको हम कौन सा एक्सिस कहते हैं। एमसीक्यूज आपके पास एग्जैक्टली इस तरह था कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, रियल पार्ट उसमें x है, इमेजिनरी पार्ट उसमें कौन सा है। ठीक है, अब ये एक एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकती है। मैं कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूं, देखें आप इसको नोट करें, इसको आपने फिर सॉल्व भी करना है। -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा
इसका आप ले लें मॉडुलस और फिर आप मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। ये एक एमसीक्यूज है। और दूसरी एमसीक्यूज हैं -3 अंडर रूट डॉट -4 अंडर रूट, ये किसके बराबर हैं? आया ये -12 के बराबर हैं? आया ये -12 के बराबर हैं या +12 के बराबर हैं या माइनस बाहर जो है या आपके पास इस तरह आयोटा इंटू 12। इसको भी आप सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप सॉल्व करें कि z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा की पावर -1। इसको भी आप सॉल्व करें। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पे z का इन्वर्स लिया है। ठीक है, इस तरह भी आपके पास अभी मैंने जो बात की यहाँ पे एक एमसीक्यूज था कि 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अंडर रूट 3 आयोटा, ये किस प्लेन में लाई करता है? सॉरी, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? बहुत सारे जो है एमसीक्यूज इसमें आए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो एमसीक्यूज हैं इनसे मेरे ख्याल से तो मस्ट एक एमसीक्यूज आएगा। आपने सिर्फ ये समझना है कि इसमें डिवीजन किस तरह होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, मॉडुलस हमने किस तरह लेना है, इन्वर्स हम इसमें किस तरह ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने क्या करनी है, इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, हमसे बिन गुना करें। हाँ? अच्छा, अब इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है उसका चैप्टर है। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, जब हम किसी रियल नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये हमें क्या देगा? मैट्रिक्स देगा। इसमें ये आपके पास रोज हैं, ये आपके पास कॉलम्स हैं। कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर किसी में सिर्फ एक रो है तो आपके पास रो मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स जो है, नंबर ऑफ रोज इसमें बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। m बराबर होता है किसके? n के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें m बराबर नहीं होता है किसके? रोज के। अगर m बराबर नहीं होता है किसके? कॉलम्स के। अगर इस तरह है कि 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स भी बिल्कुल इस तरह है, इसमें 2 × 2 है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस तरह है कि 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स जो है वो वर्टिकल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया पहले। डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन आपके पास डायगोनल होते हैं 1 0 0 2, ये 0 नहीं होंगे, बाकी इसमें कोई भी आ सकता है। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किस तरह है? इस तरह के 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स किस तरह है? 0 0 0 0, ये आपके पास नल मैट्रिक्स है।
अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इस तरह का मैट्रिक्स है कि मैं आपको बताऊं 2 3 1 0 1 4 0 0 -5। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे जीरोस की बन रही हैं, इससे अपर सारे आपके पास नॉन जीरो होंगे, तो ये अपर ट्राइंगुलर है। लोअर ट्राइंगुलर किस तरह है? लोअर ट्राइंगुलर इस तरह है कि 1 0 0 2 3 0 4 5 6। ये आपके पास लोअर ट्राइंगुलर है। क्या है? लोअर ट्राइंगुलर। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए ट्रांसपोज आपके पास बराबर हो -a के तो सिमेट्रिक्स हैं। अगर अगर ए ट्रांसपोज बराबर हो -a के तो ये आपके पास सिमेट्रिक्स हैं। ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट लेना है तो सिंपल ए है, ए के ऊपर हम जब ये सिंबल लगाएंगे तो ये आपके पास कंजुगेट मैट्रिक्स है। अगर ए के ऊपर हम डबल सिंबल लगाएंगे ये, तो ये आपके पास ए के बराबर होगा। फिर हर्मिटियस मैट्रिक्स है। अगर हम ए कंजुगेट ले लें फिर उसका ट्रांसपोज ले लें तो ए के बराबर हो, तो ये आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर हम ए कंजुगेट ले लें फिर उसका ट्रांसपोज ले लें और वो -a के बराबर हो, तो ये आपके पास स्क्यू हर्मेशियन है। تصدق جون يوشن योशान तेने दी कहना यौम निमा। देखिए एक के ऊपर मैंने क्या लिया है? एक का मैंने कंजुगेट लिया है, ट्रांसपोज लिया है, वो +a के बराबर आ रहा है। एक का मैंने कंजुगेट लिया है, ट्रांसपोज लिया है, वो -a के बराबर है, तो वो आपके पास स्क्यू हर्मेशियन है। जी सर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह है? अगर हमने ए इनवर्स लेना है तो सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमें किस तरह करते हैं? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, ये हमारे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लें तो रोज जो है उसको हम इन दो का आपस में साइन सिंबल जगह चेंज करेंगे और बाकी दोनों का आपस में क्या चेंज करेंगे? साइन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? साइन चेंज करेंगे। देखिए 4 -2 -3 1। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास इस तरह है। देखें अगर आप ए डिटर्मिनेंट ले लें वो बराबर हो किसके? 0 के, तो ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर आप ए डिटर्मिनेंट ले लें वो आपके पास 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अलग समोगड़ा हाँ। अब रिंग का इचिलान फॉर्म है। इचिलान फॉर्म मैट्रिक्स में आपके पास इचिलान फॉर्म है। इचिलान फॉर्म किस तरह है? देखें अगर इस तरह आपके पास है 0 2 -1 4 0 0 5 3 0 0 0 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने इसमें नॉन ज़ीरो, ये जो रो है इसमें आपने लीडिंग जो आपके पास एलिमेंट है उसको फाइंड करना है कि वो आपके पास नॉन ज़ीरो हो, तमाम ज़ीरो ना हो। और उसके बाद लीडिंग एलिमेंट से पहले रो में अगर यहाँ पे एक ज़ीरो आ रहा है तो सेकेंड रो में जो लीडिंग एलिमेंट है उससे यहाँ पे कितने रोज आएंगे? ये आपके पास 2 रोज आएंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक रिड्यूस इचिलान भी आता है। रिड्यूस इचिलान क्या है? देखें रिड्यूस इचिलान इस तरह है
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 3, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। आप इसको इचिलान रिड्यूस इचिलान में करना चाहते हो, ठीक है। तो आप सिंपल इसका ये वाला रो जो है ये ख़त्म, ये वाला कॉलम जो है ये मुकम्मल क्या कर लें, ख़त्म कर लें और इसको इस तरह लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पे एक और ऐड करें 0 0। ये आपके पास रो इचिलान फॉर्म है। कौन सा इचिलान फॉर्म है? रो इचिलान फॉर्म। इसमें हमने क्या किया है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाली जो आपके पास कॉलम है इसको हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। फिर इसके बाद आपके पास है रिंग ऑफ ए मैट्रिक्स। रिंग ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें कितने रोज जो है वो आपके पास नॉन जीरो आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये 3 इसका क्या है, रिंग है। वदीका हमजा बच्चे कुम होकर सबो दसे होको कना सबो ब्या दसे 8:30 पलर सोशा सो जैन चले हम सबो गजट वाला पेपर दरो निकाउ डालता शा सबो हो तो सुशदा इंग्लिश पेपर दो बस बख्शे नो यम रजतो है हम मुजाफरी की कोर तो बोझो खैर कुछ चीज़ा मुझे बोझो मना है तो तुझे हम रखो ही क्या ना तरवे शा सही तो बंदा रोड शो नशीले को बिन में तो उठला। अच्छा ये आपका ख़त्म हो गया है ये चैप्टर भी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी। अब इसके बाद आपके पास वेक्टर हैं। वेक्टर में हमने 2 चीज़ें बताई थी, हमजा तरशकी नगर का था ठुआ ले दो। अच्छा सारे अच्छा वेक्टर्स जो है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और एक इसमें आपके पास क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड रखती हो, डायरेक्शन रखती हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। अब इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। 2 वेक्टर अगर इस तरह हो तो ये पैरेलल हैं, 2 वेक्टर अगर इस तरह हो तो ये एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पे थीटा 180, यहाँ पे थीटा 0। अगर 2 वेक्टर्स इस तरह हैं, थीटा आपके पास है 90। 2 वेक्टर्स अगर इस तरह है, रिजल्टेंट आप इस तरह निकालोगे a प्लस बी। अगर इस तरह है तो रिजल्टेंट निकालोगे a माइनस बी। अगर 90 का एंगल है तो इसके लिए पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास एक सिंगल पॉइंट है जिसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मैग्नीट्यूड इसका क्या है, पॉइंट है, सिंपल मैग्नीट्यूड इसका आप फर्ज कर लें 1 कंसिडर कर लें, मतलब बहुत कम मैग्नीट्यूड है। इसको हम नल वेक्टर कहते हैं, जिसकी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स दोनों कोइंसाइड करती हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर किस तरह है, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर जो है ये इसका क्या है, बी वेक्टर है, लेकिन b जो है इस डायरेक्शन में है, इसके बराबर भी है, तो इसका क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है कि अगर ये 2 मीटर का एक वेक्टर है, आप इसके साथ 2 और मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास बन जाएगा 4 मीटर, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली। कोलिनियर वेक्टर से एमसीक्यूज आया था टेस्ट में। कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो, चाहे उनकी डायरेक्शन क्या हो, मुख्तलिफ हो, तो इसको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। Sir, question 2. द वेक्टर What is collinear?
The vector which lie in dash in the same plane, in the same line, opposite plane, opposite line. Yes. Hmm. So money, हाँ money for हाँ सही sharp money. Honey. लगे घोड़े में सलो वाले वाले नॉन कोलिनियर जो एक प्लेन में लाई नहीं, एक लाइन में लाई नहीं करते हैं, इस तरह होते हैं। कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर दो वेक्टर्स इस एक्स वाई प्लेन में है तो कोप्लेनर है, एक लाइन में है तो कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। पोजीशन वेक्टर, अगर ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, एक वेक्टर जो है वो हमें एक्स वाई प्लेन में है और वो हमें पोजीशन p के बारे में बता रहा है, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। फिक्स्ड वेक्टर है, फिक्स्ड वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी खास प्लेन में के साथ जुड़ा हो और उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिल्कुल फिक्स हो, तो ये आपके पास फिक्स्ड वेक्टर है। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी भी प्लेन के साथ जुड़ा नहीं है, तो ये आपके पास फ्री वेक्टर है, जिसको हम नॉन लोकलाइज वेक्टर भी कहते हैं। रिसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर किस तरह है कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर ए है, इसका अगर मैं रिसिप्रोकल लेना चाहता हूँ तो ये इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा। अब वेक्टर जो हैं उनको ऐड करने के लिए हम मुख्तलिफ लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ओ ए, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं आपके पास ओ ए, वो बराबर हैं आपके पास सी बी वेक्टर के, और ये बराबर हैं किसके, ए के। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ जो है उसको सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। एक लॉ होती है ट्राइंगुलर, ये हम दो वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हेड टू टेल रूल। पैरेललोग्राम लॉ इसमें भी दो वेक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेन टू टेल इस तरह, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसमें हम टेल टू टेल वेक्टर्स को कनेक्ट करते हैं और ये इसका रिजल्टेंट आता है। ट्राइंगुलर लॉ में इस तरह हम करते हैं कि ये वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, ये उसका क्या है, रिजल्टेंट, ये आपके पास हेड टू टेल होना है। पहले वेक्टर का हेड आप कनेक्ट करोगे सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ। अच्छा, अब आपके पास है डायरेक्शन एंगल्स। वेक्टर आपके पास पहले स्पेस में है, अगर वेक्टर x और y में है, इस तरह a वेक्टर है तो ये आपके पास स्पेस में है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अ बीटा। अगर वेक्टर थ्री डायमेंशन में है, x y z, ठीक है, वेक्टर आपके पास यहां पर है, यहां पर, तो x के साथ बनेगा अल्फा, y के साथ बनेगा बीटा, और ये जो z है इसके साथ यहां पे आपके पास बनेगा गेमा। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और इसमें cos स्क्वेयर अल्फा प्लस
साइन स्क्वायर बीटा या कॉस स्क्वायर अल्फा है और कॉस स्क्वायर बीटा कॉस कर लें और प्लस कॉस स्क्वायर गेमा, ये बराबर होंगे किसके 1 के। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइन का इस्तेमाल करोगे तो ये बराबर है फिर 2 के। डॉट प्रोडक्ट है सिंपल, दो वेक्टर्स हैं, आपने उसमें ए क्रॉस बी कर लिया, वो बराबर होंगे ए बी कॉज ऑफ थीटा के। सिंपल, एक वेक्टर को आपने ज़रब किया दूसरे वेक्टर के साथ, उसका आंसर जो है वो आपके पास स्केलर आ गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर्स को आपने आपस में ज़रब कर लिया, उसका आंसर भी आपके पास वेक्टर आ गया, यहाँ पे तो आंसर स्केलर आ रहा था, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। वेक्टर्स को जब हम आपस में ज़रब करेंगे, देखें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ये x है, ये y है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं इस फोर्स को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूँ, ये एफ ऑफ y, ये एफ ऑफ x और यहाँ पे क्या बन रहा है थीटा। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। देखें f जो है, अगर मैं उसका कौन सा कंपोनेंट ले लूँ, x कंपोनेंट ले लूँ, मैं वर्क की बात कर रहा हूँ ना, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, कि अगर मैं यहाँ पे कोई मेरे पास बैग है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स को मैं जब कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता हूँ तो इसका जो x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, वो हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है। मैं इसी x कंपोनेंट में फोर्स लगा रहा हूँ और उसी में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है। दोनों आपके पास वेक्टर्स हैं, लेकिन आंसर वर्क है, स्केलर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा एफ इज कॉस थीटा का। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक नट है, मैं उसको रेंच के ज़रिए घुमा रहा हूँ, देखें इसमें भी मैं कंपोनेंट्स ले लूँ, फोर्स यहाँ पे लगाऊँ, तो मैं जब घुमाऊँगा ना, ये आपके पास y कंपोनेंट है, ये आपके पास x कंपोनेंट है, तो मैं जब इसको घुमाऊँगा तो मैं फोर्स लगाऊँगा y में, तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, जब दो वेक्टर्स को आप आपस में ज़रब करोगे और उसका आंसर जो है वो आपके पास वेक्टर आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर्स को ज़रब करोगे, उसका आंसर स्केलर आया, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हो i डॉट आई के, j डॉट जे के, k डॉट के, तो ये हमेशा बराबर होगा 1 के। अब i डॉट क्या है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, k यूनिट वेक्टर। i x के साथ है, j y के साथ है, k z के साथ है। ये यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो 1, अगर डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास बराबर होगा 0 के। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात करूं, i j k, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूं, तो i डॉट j बराबर है k के। इससे भी एक MCQ आया था, j डॉट k बराबर है i के और k डॉट i बराबर है j के। अगर मैं इस तरह कर लूं, i j k, मैं इस डायरेक्शन में आऊं, इस डायरेक्शन में मैं कर लूं i डॉट के, ये बराबर होगा माइनस जे के, i डॉट के, k डॉट जे ये बराबर होगा माइनस आई के, और j डॉट आई ये बराबर होगा माइनस के। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया है। सर दिन बस पर सर बुक वाले एमसीक्यूज कवे तास सर कोम बुक पे अगा मैं स्टार्ट कर दी क्या मैं अगर बस इधर सर शेयर कमाओ, ठीक था,
बेचता अगर की सोल्यूशन है मुश्तरी कम ता न दर्जी नो इंशाल्लाह बागे बारे बा डिस्कशन होगो सही अब फोर्थ चैप्टर आपके पास है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में है। अब इसमें ट्रायंगुलर सीक्वेंस भी है, फिबोनाची सीक्वेंस भी है, देखें इसमें रियल सीक्वेंस भी है, फाइनाइट सीक्वेंस भी है। अगर आपके पास इस तरह का सीक्वेंस है 2 4 6 अप टू 100 फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर इस तरह है 1 2 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस है कि 1 1 2 3 5 8 13 21 34, तो इसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। और इसका फार्मूला है इफ ऑफ n इज इक्वल टू इफ इंटू n माइनस 1 प्लस इफ इंटू n माइनस 2, कि यहाँ पे पहले आप फर्ज करें ये 2 है तो 2 माइनस 1, फिर यहाँ पे 3 माइनस 2, फिर इन दोनों को आपस में क्या करो 8। अगर यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो 3 है, यहाँ पे डिफरेंस की बात करें 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, 8 और 5 13, और फिर इस तरह इसमें क्या करें 8 करते जाएं, तो ये आपके पास कौन सा सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस है। फिर ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस है और उसका जो फार्मूला है टी एन इज इक्वल टू समेशन n वेयर k इज इक्वल टू 1 k। इसको आप इस तरह लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फैक्टोरियल सीक्वेंस भी है। कि इफ नॉट इज इक्वल टू 1 या इफ ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू इफ ऑफ n, या सिंपल इफ ऑफ n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूँ सिंपल 2 ज़रबे 1, 3 फैक्टोरियल की बात करूँ सिंपल 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो सिंपल ये आपके पास है फैक्टोरियल जिसके पास आ जाए इस तरह का नंबर हो तो सिंपल उसको इस तरह लिखिए 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। तो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 4 तिया 12, 12 दूणे 24। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ ये चैप्टर जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट आपके पास है मिसेलेनियस सीरीज है। ठीक है,
मिसलेनियस सीरीज कौन सी सीरीज है? अगर आपके पास इस तरह की सीरीज है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर इस तरह है ना A1 A2 A3 अप टू AN, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म में हो तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि सिग्मा वेयर k इज इक्वल टू 1 n इंटू ए के, यहाँ पे n बराबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन के। सिग्मा को हम इस्तेमाल करते हैं कि ये बार बार हम ये रिपीटिशन ना कर लें, ठीक है। इसमें बहुत लेंथी प्रूफ्स हैं, वो तो हम सारे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ्स तो उसमें नहीं आते हैं, परमुटेशंस है, इससे आगे वाला जो चैप्टर है परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उसमें फैक्टोरियल हैं। अभी मैंने डिस्कस किया अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये है कि n या तो आपके पास बराबर है 1 के या 2 के 3 के अप टू n-2 इंटू n-1 इंटू n। अगर ये 6 फैक्टोरियल की बात करें तो इसका मतलब 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1। लेकिन यहाँ पे लास्ट में आप इसके लिए ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल है, आप इसको इस तरह लिखें 6 माइनस 1 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6। 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 या 0 फैक्टोरियल आपके पास किसके बराबर है 1 की। ये भी आपने साथ नोट करें कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब आपके पास परमुटेशन है, परमुटेशन, और परमुटेशन में आपके पास एक स्पेशल फार्मूला है PR इज इक्वल टू n इंटू आर, या सिंपल यहाँ पे मैंने r लिखा है, ये बराबर है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r। इसमें r जो है वो कभी भी n के बराबर नहीं होगा। अब इस पे हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह हो कि n की जगह पे 7 हो, r की जगह पे आपके पास 4 हो, अब इसको किस तरह लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये आपके पास क्या है 4 है, ये आपके पास 7 है, तो 7 माइनस 4 n से आएगा। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 4 से क्या आता है 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप कर लें, 7 फैक्टोरियल क्या है 7 ज़रबे 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और 3 फैक्टोरियल से 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, 3 के साथ 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ, तो 7 की 42, 42 ज़रबे 5 ज़रबे 4। आप ये कर लें। अब आपके पास कम्बिनेशन है, तो कम्बिनेशन का सिंपल फार्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इस तरह हो कि Cn इंटू n, तो ये बराबर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपके पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो बड़ा कॉम्बिनेशन दे दलान दे कम योदी दगा हम कॉम्बिनेशन दे बदल दे कि r मुंग द तदे के n एन दे बराबर के हस्ते आर r मुंग द n बराबर हस्ते दे जी गोरा का जता तो है r द n बराबर है। देखिए अगर इस तरह है तो फिर सिंपल आप क्या कर लेंगे? n तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, r की जगह पे क्या पुट कर लोगे? n। यहाँ पे आपके पास n फैक्टोरियल, r की जगह पे आप क्या पुट कर लोगे? n फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपके पास n माइनस n इंटू ये, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n से क्या आता है? 0 फैक्टोरियल। जीरो तो ये और ये आपस में कैंसिल। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 1 के। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 के। अब इसमें आपके पास एक एमसीक्यूज है। द नंबर ऑफ सबसेट्स each containing elements of the set S is equal to 1 2 3 4 5 6 is dash। अब देखिए जब हम इसको इस फार्मूले के जरिए करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला था NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। तो n जो है वो आपके पास बेसिकली कौन है? वो आपके पास 6 है। n जो है वो आपके पास इसमें सबसे लॉन्गेस्ट डिजिट होता है। और r जो है वो देखिए अगर n की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँ? 6। r की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँ? 4। यहाँ पे बताया गया है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ईच कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, हर एक में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब r आपके पास 4 है और नंबर ऑफ सबसेट्स ईच कंटेनिंग 4 और टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके पास क्या है? n है। और एक हर एक में कितने हैं? 4 है। तो आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r की जगह पे 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपके पास n कितना है? 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 6 की जगह पे आपके पास 6 ज़रबे 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 डिवाइडेड बाय 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 इंटू 6 माइनस 4 से क्या आता है? 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 2 ज़रबे 1। तो इसमें 4 आपके पास 4 के साथ, 3 आपके पास 3 के साथ, 2 आपके पास 2 के साथ, 1 1 के साथ और 6 5 30 30 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास क्या आता है? 15। तो ये इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। इस तरह भी इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। C 15 माइनस 3 11 माइनस 3 किस तरह लिखोगे? ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 3 12, 11 माइनस 3 9। तो सिंपल 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 12 माइनस 9 से क्या आता है? 3 फैक्टोरियल। तो 12 ज़रबे 11 ज़रबे 10 ज़रबे 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 फैक्टोरियल, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1 9 आपके पास 9 के साथ कैंसिल हो गया। 3 एक 3 3 4 12, 2 एक 2 2 5 10। इनको बाकी आप सॉल्व करें। अब आपके पास है प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या है? एन ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। इसमें एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है? एक ऑपरेशन होता है और वो हमें क्या देता है? वेल डिफाइंड आउटकम। एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है जो हमें वेल डिफाइंड आउटकम देता है। इसमें हमारे पास रेंडम एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिसके मोर देन वन आउटकम होते हैं, एक से ज्यादा आउटकम। आउटकम आपके पास क्या है? एनी पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। फिर सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस आपके पास क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके कितने भी आउटकम आपके पास आ जाए तो आपके पास सैंपल स्पेस है। इवेंट आपके पास क्या है? देखें, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास इवेंट, आपके पास एनी सबसेट ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड इवेंट। इस सैंपल इस का जो सबसेट है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। किस तरह है? देखें, इस हमारे पास बराबर है सबसेट वन, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब इसके इवेंट क्या होंगे? यहां पे लिखा है कि द नंबर ऑफ इवन डॉट्स फ्रॉम द सबसेट। इसमें इवन डॉट्स अगर मैं ले लूं 2 4 6, तो इनके आपके पास इवेंट्स कितने हो गए? 2 4 6। आपको एमसीक्यूज में बताया होगा कि आप ऑड ले लें या इवन ले लें। तो ई जो है वो इसमें क्या है? इवेंट है। मैं आपको अभी सिंपल इवेंट के बारे में बताता हूं। सिंपल इवेंट क्या है? If an event E has only one simple point of a simple space is called down। मैं आपको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइन है, उसका आपके पास सिंपल एक हेड आ गया, तो ये आपके पास एक सिंपल इवेंट है। अब अगर मैं इसके एक मतलब मिक्स्ड इवेंट्स बनाऊं, मिक्स्ड इवेंट क्या है? आपके पास दो कॉइन्स हैं, एक में मेरे पास सिंपल एक कॉइन था, या हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा, तो एक सिंपल इवेंट है। दो कॉइन है, दोनों हेड भी आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं। एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। ठीक है, टेल टेल, ये खत्म करें, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, तो ये आपके पास मिक्स्ड इवेंट्स हैं। अब इक्वली लाइक इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइक इवेंट्स, मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं एक हेड जो है एक कॉइन टास्क कर लेता हूं, उसमें चांस जो है द अक्रेंस ऑफ हेड एंड टेल आर इक्वली लाइन्स। 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है कि आपके पास क्या आएगा? टेल आएगा। अब ये जो है ये भी आपके पास खत्म हो गया है। अब इसके बाद आपके पास आ रहे हैं फंक्शन एंड ग्राफ्स। उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। अब अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको कहें
कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। सिंपल, ये अगर आपके पास y एक्सिस हैं, ये आपके पास x एक्सिस हैं और इसका स्लोप इस तरह आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे f ऑफ x आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह होगा, y है x है, ये आपके पास लीनियर है, यहाँ पे कितनी एंगल बनेगी 45 है, इसमें x और y दोनों एक साथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह है, x है, x प्राइम है, y है, y प्राइम है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। ये अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 1 डिवाइड बाय एक्स के। अगर इस तरह आ जाए तो यहाँ पे भी आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 1 डिवाइड बाय एक्स के, लेकिन एक्स इस केस में एक्स ग्रेटर है 0 से और इस केस में एक्स लेस है 0 से, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव एक्सिस हैं और ये आपके पास पॉजिटिव एक्सिस हैं। इसके बाद इसमें ट्राइगोनोमेट्री है, उसमें तो फार्मूलेज हैं, बड़े फिक्स फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है सर, इससे जरूर रखते हैं क्लास में। अच्छा, इसमें एक टेबल आप थोड़ा सा याद कर लें, साइन है, कॉस है। यहाँ पे आप सिंपल लिख लें 0 1 2 3 4। ये आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ से स्टार्ट लें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखें साइन 0 बराबर है, अब ये नोट कर लें, साइन 0 बराबर है किसके, 0 के। साइन 90 बराबर है 1 के। साइन 180 बराबर है 0 के। साइन 270 बराबर है -1 के। साइन 360 बराबर है 0 के। इसका ग्राफ बिल्कुल इस तरह होगा, ये देखें, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। मैं अगर कास की बात करूं तो कास 0 बराबर है 1 के, कास 90 बराबर है 0 के, कास 180 बराबर है -1 के, कास 270 बराबर है 0 के, कास 360 बराबर है +1 के। और ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल इस तरह भी बनता है, देखें आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि साइन कॉस, यहाँ पे आप लिख लें 0 30
45, 60, 90। यहाँ पे लिख लें 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे फिर यहाँ से स्टार्ट ले लें काज के लिए, सॉरी यहाँ पे पहले काज ले लें फिर साइन ले लें। फिर यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबको 4 पे डिवाइड कर लें। फिर सब पे अंडर रूट ले लें। मैंने यहाँ पे आपको सिंपल बताया है कि अगर आपके पास डिग्रीज इस तरीके की आती हैं, इस तरीके के, तो इनकी वैल्यूज आपके पास फिक्स है। ठीक है, तो चलो हाँ, अगर डिग्रीज इस तरीके से आती हैं तो इनकी वैल्यूज आपके पास फिक्स है। लेकिन अगर 0, 90, 180, 270, 360 से कम आती हैं, इस तरह आती हैं 45, 90, तो इसके लिए आप ये टेबल याद रखें। देखिए यहाँ पे लिखा है काज 0, ये काज नहीं है, इधर लिख लें साइन, ये काज है। साइन है ना, 0 डिवाइड बाई 4 से क्या आता है 0। फिर साइन 90 है, 4 डिवाइड बाई 4 से क्या आता है 1। तो इस टेबल से आप सारी वैल्यूज को क्या कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। अब इसमें बेसिक कुछ फार्मूले हैं, उसे भी अपने साथ नोट करें। देखिए जिसके साथ 90 का एंगल बना हो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास क्या है बेस, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर यहाँ पे आपने थीटा को फाइंड करना है तो कास थीटा बराबर है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, और टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। अगर मैंने थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर इस तरह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बराबर है किसके 1 के। अगर मैं कास स्क्वायर थीटा को उधर कर लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास बराबर है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर इस पे अंडर रूट ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब अगर इस तरह है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये बराबर है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अगर इस तरह आ जाए काज माइनस थीटा ये बराबर है कॉस थीटा के, इस तरह आ जाए साइन माइनस थीटा ये आपके पास बराबर है साइन थीटा के। अगर इस तरह आ जाए साइन थीटा डॉट कोसेकेंट थीटा ये बराबर है 1 के। अगर इस तरह आ जाए कॉस थीटा डॉट सीकेंट थीटा ये भी बराबर है 1 के। टेंजेंट थीटा डॉट कोटेंजेंट थीटा ये भी बराबर है 1 के। अब अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं y ले लूं, बेस को मैं x ले लूं, इसको मैं r ले लूं, तो cos थीटा आपके पास बराबर है x डिवाइडेड बाय r के। साइन थीटा आपके पास बराबर है y डिवाइडेड बाय r के।
टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर है y डिवाइड बाय x के। अगर मैं सीकेंट थीटा की बात करूं वो बराबर है r डिवाइड बाय x के, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। अगर मैं कोटेंजेंट की बात कर लूं वो बराबर है x डिवाइड बाय y के। टेंजेंट बराबर है y बाय x के, ये उसके उल्टा है x डिवाइड बाय i। cos बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के, x डिवाइड बाय r के, ये आपके पास r डिवाइड बाय x के हैं। अब अगर आपके पास ये फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर है cos अल्फा डॉट cos बीटा, cos अल्फा डॉट cos बीटा, और यहाँ पे प्लस साइन अल्फा डॉट साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जो हैं चीज़ें तो इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई काम नहीं है। अच्छा, अब अगर आपके पास कहीं पर एक ट्रायंगल है इस तरह का, इसका एरिया आपसे मांगा गया है, तो एरिया बराबर है 1/2 लेंथ ज़रबे विड्थ के। अगर कहीं पर सर्कल है, सर्कल के एरिया की बात करें तो वो आपके पास बराबर है पाई आर स्क्वायर के। अगर वो सरकमफेरेंस की बात करें तो इस बराबर है 2 पाई आर के। अच्छा, अब सरकम सर्कल और सरकम स्क्राइब सर्कल, इससे आपके पास एक एमसीक्यूज टेस्ट में आया था। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, हमें कह रहे हैं द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ एनी ट्राइंगल। आपके पास इस तरह एक ट्राइंगल है, ये उनके वर्टिसेस हैं, ये इसके ऊपर से जो सर्कल पास होगी ये आपके पास होगी सरकम सर्कल या सरकम स्क्राइब सर्कल। ये टेस्ट में ये एमसीक्यूज था कि वो सर्कल जो ट्राइंगल के वर्टिसेस पर से पास हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, सरकम सर्कल या सिंपल सरकम स्क्राइब सर्कल। और इसका जो आपके पास यहां से फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडियस ले लूं ना, तो इसको सरकम रेडियस कहते हैं, सरकम रेडियस। और अगर इसके मैं सेंटर की बात करूं तो सरकम सेंटर। ऐसा सर्कल
जो ट्राइंगल के वर्टिसेस पर से पास हो जाए तो ये आपके पास सरकम रेडियस या सरकम सेंटर है। इसका सेंटर सरकम सेंटर है और इसका रेडियस सरकम रेडियस है और इसको हम सरकम सर्कल या सरकमस्क्राइब सर्कल कहते हैं। अब इनसे एमसीक्यूज आए थे, एक और करवाता हूं, ये शायद आ जाए। अगर आपके पास इस तरह एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है फर्ज कर, ये इनके वर्टिसेस हैं, एक सर्कल इसके इनसाइड हमने इस तरीके से ड्रा किया है, तो ये आपके पास है इन सर्कल। कौन सा सर्कल है? इन सर्कल। ये सरकम सर्कल या सरकमस्क्राइब सर्कल, ये आपके पास इन सर्कल या इन स्क्राइब सर्कल, ठीक है। और इसका जो रेडियस है इसको इन रेडियस कहते हैं, ठीक है। और ये इसके एंगल्स हैं मुख्तलिफ तरह के, ये वाला एंगल आपके पास गेमा है, ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल अल्फा बीटा गेमा। देखिए इन सर्कल का मतलब यह है कि सर्कल ट्राइंगल के इन बना है, और सरकम रेडियस का सरकम स्क्राइब या सरकम सर्कल का मतलब यह है कि वर्टिसेस पे बना है। ये श्योरली ये एमसीक्यूज थे उसमें। और एक आपके पास है स्क्राइब सर्कल। अगर आपके पास इस तरह एक ट्राइंगल है, ठीक है, द सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर साइड इंटरनली। देखें अगर मैं इस तरह इसको बनाऊं, यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, अगर आप इसको देखें, ये साइड इसका इंटरनल है और ये बाकी साइड इसकी क्या है? एक्सटर्नल है। तो ये आपके पास स्क्राइब है। एक आपके पास इनस्क्राइब की, अगर आपको याद हो, अगर सर्कल के अंदर इस तरह बनी हो तो ये इनस्क्राइब है, और स्क्राइब बार है या एक्स सर्कल, ये इसको इन सर्कल, इसको एक्स सर्कल, और इसका जो सेंटर है वो एक्स सेंटर और इसका जो रेडियस है वो एक्स रेडियस। इससे श्योरली एमसीक्यूज वहां पे था। सदा एक सर्कल से कम दिखा ना, सदा बखा मखा यो पॉइंट टच कई, मतलब द एजेस द ट्रायंगल से एन सर्कल का एक्स सर्कल, एक सर्कल एक्स सर्कल से दा वहा यो टच कई आओ सला का यो बा एनी ओ यो बा आउटी कदल के टच कर बदा इन दा कदल के टच कर बदा आउट दा कद से बार ने टच कर बिया इनस्क्राइब दा। सही है सर सर में चला का मतलब उस द ट्रायंगल द थ्री साइड्स दिखना न सर दी के बयो टच कई और और दल बन टच को टच बिया कई सही दा करना, दल टच को बिया हम सही दा, बिया दल के दसे होगा दा इनसाइड दिया और दा बले आउटसाइड दे। दा मखबल टेस्ट न कतरी यारा او دینه دویم سیکیوز پکې راغلی सर ما ته ځکه دا چپټر لګ امپورټنت ما ته ښکاري ځکه اکثر داسې ټایپ کوېسچن راځي دا ټریګنومټري دی. और कभी दस ही वेव उधर तरागला, अगर इस तरह का एक वेव आ जाए तो ये आपके पास साइन वेव है। कौन सी वेव है? साइन वेव। और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू
साइन एक्स का। बस ठीक है, इसमें जो हमारा पार्ट 1 था फर्स्ट ईयर का, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी तकरीबन बता दी हैं। कल इंशाल्लाह हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 3 में हम 9th और 10th का दोबारा एक रिवीजन करेंगे और पार्ट 2 में हम सिर्फ हम सेकेंड ईयर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, जी सर। ओके। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।